ओके, हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स हम लोग शुरू कर चुके हैं और कि कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया। हम वहीं से आज की क्लास में डिस्कशन शुरू करेंगे बच्चों। हम लोग जो है कि यहाँ पर थे और हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था फ्लावर के बारे में और फ्लावर के 4 ऑर्गन्स के बारे में। उनके 4 ऑर्गन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले ऑर्गन का नाम है सेपल, दूसरे का नाम है पेटल, तीसरे का नाम है स्टेमन और चौथे का नाम है स्टेलिया कार्पल। ठीक है, स्टेमन और कार्पल ये दोनों एसेंशियल ऑर्गन हैं। ये नीचे होना था, ऊपर हो गया है गलती से। तो ये दोनों एसेंशियल ऑर्गन्स हैं और आपका सेपल और पेटल एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनके बगैर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनके बगैर रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये आप फ्लावर को देख रहे हो, जब आप बाहर की तरफ से देखें तो सबसे बाहर है आपका पेटल, फिर उसके अंदर है सेपल, उसके अंदर है स्टेमन और बिल्कुल सबसे अंदर और सेंटर में आपका है पिस्टिल। और ये जो ऑर्गन है इनके रिंग को या इनके वर्ड को हम बोलते हैं कैलिक्स सेपल के रिंग को, पेटल के रिंग को कोरोना, स्टेमन के रिंग को एंड्रीशियम और पिस्टिल और कार्पल के रिंग को डायमेंशियम कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इसको हम स्किप कर दें क्योंकि हम लोगों ने किस तरह के फ्लावर होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, स्किप कर लेते हैं। हाँ, अब हम फ्लोरल अपेंडेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपेंडेज दैट इज कैलिक्स। अगर हम कहें कि कोई व्हाट इज कैलिक्स या डिफाइन कैलिक्स तो हम बोलेंगे द वर्ड ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछा कि व्हाट आर सेपल्स तो हम बोलेंगे सेपल इज द आउटर मोस्ट फ्लोरल अपेंडेज इन द फ्लावर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि सेपल आर द आउटर मोस्ट फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। दूसरी बात दे आर यूजुअली ग्रीन, ये अक्सर ग्रीन होते हैं। दे लुक लाइक लीफ, एग्जैक्टली लीफ के जैसे दिखते हैं। ठीक है, एंड इनका जो रिंग होता है ऐसे का रिंग को हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, द कैलिक्स यानी जो हमारे सेपल होंगे द सेपल कैन वेरी इन साइज यानी अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग में इन शेप इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है। एंड कलर नॉर्मली जनरली ग्रीन होते हैं लेकिन ग्रीन के अलावा भी इनके रंग हो सकते हैं। सेपल्स में भी फ्यूज्ड, जो सारे सेपल्स और फ्यूज्ड हो। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए एक सेपल है ये एक सेपल है, लेकिन अगर ये दोनों ऐसे सटे हुए हैं और बाहर वाली चीजें फ्री हो तो इसको हम बोलेंगे फ्यूज्ड सेपल। ठीक है, तो ऐसे सेपल्स अगर फ्यूज्ड हो उसको हम बोलते हैं सिन सेपल। सिन का मतलब जुड़े हुए, फ्यूज्ड। जैसे आपने देखा था सिनसाइटियम, क्या देखा था? सिनसाइटियम। जब कई सारे सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको सिनसाइटियम बोलते हैं। अच्छा, अगर ये सेपल फ्री हो सकते हैं, जब ये फ्री होंगे तो इन्हें बोलेंगे पॉलीसेपल। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपल। Structurally, sepal consists of parenchyma. Structurally जो मतलब एनाटॉमिकली अगर हम देखें इस सेपल के अंदर तो हमें बहुत सारे सेल्स मिलेंगे और वो सारे के सारे सेल होंगे पैरेंकाइमेटस। एकदम नॉर्मल गोल गोल सिंपल प्लांट सेल होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेंकाइमेटस सेल। इनके अंदर ढेर सारा क्लोरोफिल भी होगा यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल भी होगा, तो जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अलावा सेपल कई सारे और भी काम करते हैं, तो वहां पे इनकी इंग्लिश से मतलब ये इनका काम है प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्शन करना। किसका? फ्लावर की। कब? जब वो बर्ड की शक्ल में होती है। किसकी शक्ल में होती है? बर्ड की शक्ल में होती है। कैसे ये उसका प्रोटेक्शन करते हैं? दो तरह से। एक तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, मैकेनिकली उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा केमिकली प्रोटेक्ट करेंगे। ये कुछ केमिकल से क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उस बर्ड के करीब नहीं जाते और उसको खाते नहीं। अदरवाइज क्या करते? मुलायम मुलायम पत्तियां होती हैं पपड़ियां क्या पेटल्स, वो उसको जाके खा जाएंगे और फूड को बर्बाद कर देंगे। तो वो केमिकल डिफरेंस भी करते हैं। ठीक है, प्रिवेंट डेसिकेशन, ये बर्ड को और फ्लावर को सूखने से भी बचाते हैं। ठीक है, डेसिकेशन थोड़ा सूख जाना, पानी का निकल जाना। और ऑलरेडी हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और साथ ही साथ कभी कभी ठीक है ये पौधों को अलग अलग एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने में भी मदद करती हैं बाय मॉडिफाइंग इनटू सम अदर ऑर्गन। जैसे कि ये कांटा बन सकता है,
या कोई और चीज बन सकता है, ठीक है। और इस तरह से वो फूल को बचाने की मदद करता है। अब अगला जो हमारा ऑर्गन है वो पेटल है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आप पेटल के बारे में और पेटल से भी कोरोला के बारे में। तो अगर पूछे जाए कि व्हाट इज कोरोला तो बोलेंगे या डिफाइन करेंगे द वर्क ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अब कोरोला क्या है तो हम बोलेंगे द पेटल, सॉरी बोलेंगे पेटल, पेटल्स आर द सेकंड फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। क्या बोलेंगे? पेटल्स आर द सेकंड फ्लोरल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड। जब बाहर से गिर रहे होंगे तब, और अगर अंदर से गिर रहे होंगे तो तीसरा होगा, अंदर से गिर रहे होंगे तो तीसरा होगा, बाहर से गिर रहे होंगे तो दूसरा होगा, ठीक है। जो पेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, बहुत चमकीले होते हैं, खूबसूरत रंगीन होते हैं, एंड सेंटेड और खुशबूदार भी होते हैं ताकि दे कैन अट्रैक्ट पॉलिनेटर। चमकीले भड़कीले होते हैं तो उनकी चमक को देखकर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं फूल के पास। अगर हमारी चमक से नहीं आए तो खुशबू से आ जाए, किससे आ जाए? खुशबू से आ जाए, ठीक है। किसी भी फ्लावर में जो पेटल का नंबर वेरी करेगा, शेप भी वेरी करेगा और साइज भी वेरी करता है, और इनकी सिमेट्री भी वेरी करता है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई एक लाइन से किसी चीज को काटी जाए, अगर उसके काटने के बाद उस पे जो दो टुकड़े बनेंगे, अगर दोनों टुकड़े आइडेंटिकल हो, एक ही तरह का हो तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकल। क्या है? सिमेट्रिकल। अगर दोनों एक तरह के ना हो तो हम बोलेंगे वो एसिमेट्रिकल है। क्या वो? एसिमेट्रिकल। जैसे ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को अगर ऐसे ऐसे काट रहे हैं ऐसे, तो जो दो टुकड़े बनेंगे दोनों टुकड़े कैसे होंगे? तो वो होगा सिमेट्रिकल। लेकिन अगर डस्टर को ऐसे ऐसे काटेंगे तो इसके जो दो टुकड़े हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, एक तरफ सिर्फ लकड़ी होगी, एक तरफ लकड़ी भी होगी, साथ में ये भी होगी, इसलिए दोनों टुकड़े आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। मे बी फ्यूज यानी सेपल फ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे सेपल फ्यूज होते थे तो उनको हम बोलते थे सिल्क सेपेलस, तो इसका भी नाम हो जाता है सिल्क पेटल्स। तो कितना अच्छा होता, ठीक है, आसान हो जाती है याद रखने में। तो आप समझे कि ये सिल्क पेटल्स ही है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है जैकोपेटल्स। क्या है? जैकोपेटल्स। और जो फ्री होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीपेटल्स, जैसे वहां पे फ्री सेपल को हम बोलते थे पॉलीसेपेलस। Some of the function of petals are the significance of the petals are named like this. Number one, pollinator attraction. ये pollinator जैसे कीड़े मकोड़ों की pollination करते हैं, उनको attract करने का काम करते हैं, ठीक है। pollinator कौन कौन हो सकते हैं? आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, चिड़िया हो सकती है, या और कोई दूसरे जानवर हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये जैसे हमारा सेपल प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, तो ऐसे पेटल प्रोटेक्ट करता है स्टेमेन और पिस्टिल को, स्टेमेन और पिस्टिल को प्रोटेक्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। एंड आइडेंटिफिकेशन, सेपल पेटल से हम फूलों को आइडेंटिफाई भी करते हैं। ये जो काम है ये फूल के लिए किसी काम का नहीं, ये काम फूल के किसी काम का नहीं, ये किसके काम का है? इंसानों के काम का है, कि इस क्वालिटी से इंसान को मदद मिलती है किसी फूल को पहचानने में, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर हम ढेर सारी पंखुड़ियां बिखेर दें, फूल नहीं बल्कि पंखुड़ियां तोड़-तोड़ करके बिखेर दें, तो भी पंखुड़ियों को देख कर आप पहचान सकते कि ये गुलाब का फूल है या गेंदे का। कैसे पहचान लेते हैं? पंखुड़ियों से, ठीक है ना। चलिए जो तीसरा आपका हमारा ऑर्गन है वो है आपका स्टेमन। उसके बाद को हम बोलते हैं एंड्रीशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रीशियम, या थोड़ा सा ओ करके एंड्रोशियम, ठीक है, लेकिन सही होगा एंड्रीशियम। जहां भी ओ और ई आ जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन ई होता है, ठीक है। जैसे ओइसोफिगस नहीं बल्कि ईसोफोगस। क्या बोलेंगे? ईसोफोगस। इसी तरह से इसको भी एंड्रीशियम, और एंड्रीशियम बोलेंगे एंड्रीशियम वर्ब है, इसका वर्ब है स्टेमन का, और स्टेमन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ठीक है। स्टेमन की बात करेंगे तो क्या भी मेल ऑर्गन है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में स्पीच। अब यहाँ पर एक स्टेमन का डायग्राम है। स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, ठीक है। किसी भी फूल में स्टेमन 4 से 6 हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं, 100 या 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 से 6 होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? ज्यादातर 4 और 6 के बीच या 6 के करीब। नेक्स्ट प्लीज। अब स्टेमन में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा
को फिलामेंट कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को फिलामेंट कहते हैं। उसका फिलामेंट का वो हिस्सा जो फ्लावर के थाइलमस से जुड़ा होता है या फ्लावर के पेटल से कभी-कभी जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, पी से पास, पी से डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर। ठीक है, तो भाई ये फिलामेंट है। फिलामेंट कैसा होता है? पत्ती लकड़ी के जैसा सूखी पत्ती सी या स्टाफ, इसको बोलते हैं स्टाफ या स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो थाइलमस से अटैच होता है या कभी-कभी आपके किसी क्रिस्टल के साथ पेटल के साथ अटैच होता है। और जब इसका जो डिस्टल पार्ट यानी ग्लू वाला पार्ट है वो एंकर से जुड़ा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट। तो दूसरा जो पार्ट स्टेमन का है वो एंकर ही है। ठीक है, एंकर ठीक है टर्मिनल होता है यानी फिलामेंट के या फिर स्टेमन के बिल्कुल पास पर होता है और अक्सर बाइलोब होता है। क्या होता है? बाइलोब होता है। और एंकर ही स्टेमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है असल में? एंकर। फिलामेंट का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं। यहाँ पर लिखा होगा इट इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये दो लोब यहाँ दिख रहे हैं, ये दो ओवल जैसे दिख रहे हैं, एक इस तरफ और एक जो बीच में खांच है और उसके उस तरफ। बिल्कुल हम समझ रहे हैं ये जो दीवार है इसके पीछे की तरफ लोब होगा। दो लोब, एक लोब, दो लोब, और हर एक लोब में बीच में गड्ढा होता है। गड्ढे वाली लकीर होती है, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डीएसएस से ग्रूव होती है। लड़के इधर क्या है? ठीक है, ये लाइन इसको ग्रूव है, खांचा है, ग्रूव है। इस ग्रूव की वजह से हर लोब दो हिस्सों में बढ़ जाता है। हर लोब दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इन दो हिस्सों को बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? तो एक एंकर में दो लोब और हर लोब में दो थीका, हर लोब में दो थीका। टोटल एक एंकर में हो जाएंगे चार थीका। क्या देंगे? चार थीका। और ये चारों के चार थीके इस एंकर के कोने में होते हैं। क्या होते हैं? कोने में मौजूद होते हैं। और थीका के अंदर एक स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर स्पोर माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो उसी स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी एक कंटेनर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर है, तो आप जानते हैं कंटेनर को एंजियम बोलते हैं, इसीलिए उस कंटेनर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि उस कंटेनर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर है। ठीक है, वही माइक्रोस्पोर आगे चलकर के पॉलन ग्रेन में बदल जाता है। तो उसी माइक्रोस्पोरेंजियम को अब पॉलन सेक कहा जाएगा। ठीक है, थीका भी वही है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी वही है और पॉलन सेक भी वही है, बस अलग-अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही अलग है। ठीक, बिल्कुल ऐसे जैसे भाई ये कामरान है, कामरान जब पैदा हुआ था तब भी कामरान था, जब 6 महीने का था तब भी कामरान था, जब बड़ा हो गया तब भी कामरान था। लेकिन जब छोटा था तो उसको क्या नाम बोलते थे? बाबू। क्या बोलते थे? बाबू, मुन्ना। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे फिर और बच्चे, फिर उसके बाद में आप कामरान। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस तरह से हम देखेंगे ऑफन एलामी सिग्नल रन, यही वही के बारे में रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। This is actually the line of dehiscence once the anchor are mature। यानी ये वही लाइन है जहां पर एंकर फटेगा जब एंकर मैच्योर हो जाएगा, और यहीं से फटेगा और फिर उसके बाद में पॉलीग्रेन बाहर निकलेंगे मैच्योर माइक्रोस्कोप। तो यहां पर ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये एनाटॉमिकल डायग्राम है किसी एंकर के बारे में। ये यंग एंकर है, जब इसको हम काटेंगे तो ये सेंट्रल इसका स्टॉक है जहां पर आपका फिलामेंट आगे लगता है होता है। साथ ही साथ यहां पे टिश्यू की जिसमें होंगे जाइलम फ्लूइड, इसके जरिए से इस पूरे एंकर के पास आएगा पानी और फूड। ठीक है, और क्या होगा? थोड़ा सा फूडी। उसके बाद इधर जो है ये टिश्यू होंगे, ये आपके बिल्कुल डिवाइड हो गए चार थीका में, चारों कार्बन से चार थीका। और अगर किसी भी एक थीका को आप देखें और यही थीका आगे चलकर के हो जाएगा स्पोरेंजियम। क्या हो जाएगा? हाँ, जब इसके अंदर स्पोर नहीं बने हैं तब तक थीका है, और जब स्पोर बन जाएंगे तो स्पोरेंजियम। और फिर वही स्पोर जब पॉलन में बदल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलन सैक। क्या बन जाएगा? पॉलन सैक। तो अगर आप किसी थीका को देखें तो इसमें चार दीवारें होती हैं बाहर की तरफ से, E E F T, E E F T।
E से एपिडर्मिस, A से एंडोथेलियम, M से मिडिल लेयर और उसके बाद जो चौथा है टैपिटम। चौथी लेयर क्या है? टैपिटम। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर सिंगल लेयर होती है, उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। उसके नीचे जो एक सिंगल लेयर होती है उसको हम बोलेंगे एंडोथेलियम। यानी ये थीका से बना, किससे बना? थीका। यानी थीका की दीवार लेकिन कौन सी? अंदर वाली। थीका की दीवार कौन सी? अंदर वाली, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एंडोथेलियम। फिर उसके नीचे दो तीन लेयर होती है सेल की, उन्हें हम बोलते हैं मिडिल लेयर। और फिर उसके आगे में जो एक लेयर है सेल की, इसके हम बोलते हैं कैपिटल लेयर। कैपिटल लेयर। और उसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं कैपिटल सेल। क्या बोलेंगे? कैपिटल सेल। या बोलेंगे इसको कैपिटल लेयर या सीधे बोलेंगे कैपिटम। क्या बोलेंगे? कैपिटम। और उनकी सेल्स को बोलेंगे कैपिटल सेल। क्या बोलेंगे? कैपिटल सेल। तो बाकी जो तीन लेयर हैं ई ई एफ, इनका काम है थीका की दीवार बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, बस यही काम है, प्रोटेक्शन और उसकी दीवार बनाने का काम है। जबकि कैपिटल का काम ये है कि उसके अंदर जो टिश्यू है, अभी हम इसके बाद में बात करेंगे कौन है, लेकिन जो भी टिश्यू है, जो भी सेल है, उसको न्यूट्रिशन देना, उनको क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, खाना पीना प्रोवाइड करना, अलग अलग तरह के केमिकल और हार्मोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हम इस कैपिटल सेल की बात करेंगे कि ये पहली बात बड़ी बड़ी होती है, इनका जो साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? मोर देन वन न्यूक्लियस। क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन न्यूक्लियस। लेकिन बनाया कितना? एक एक न्यूक्लियस का है। यानी बंदा जो कह रहा है अब बना दिखा रहा है उसका उल्टा। ठीक है, तो इनको बनाने का तो दो न्यूक्लियस तो बनाना चाहिए ना, किसी में दो बना देते, किसी में तीन बना देते, या सब में तीन तीन बना देते छोटे छोटे न्यूक्लियस। हाँ, तो ये भी एक ब्लंडर है। ये भी क्या है? इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस है, ये ब्लंडर है। एनसीईआरटी ने किया, ऐसे बहुत सारे ब्लंडर हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं एनसीईआरटी ने अगर ब्लंडर भी लिखा तो आप उसको सही करिए। ठीक है, गलत जब चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। एनीवे, लेकिन आप मान के चलेंगे कि भी ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, यही वाले सेल आगे चलकर के मियोसिस करेंगे। पहले माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाती हैं। ठीक, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएंगे। जब वो नंबर बढ़ा लेंगे, ग्रो हो जाएंगे, तब फिर अब ये करेंगे मियोसिस, और मियोसिस करके बनाएंगे माइक्रोस्पोर। इसीलिए इसको बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोला जाता है? यानी स्पोर जनरेट करने वाले टिश्यू। ठीक है, अच्छा, जो स्पोर ये बनाते हैं, कौन बनाते हैं? माइक्रोस्पोर। इसीलिए हम इसको माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू भी कह सकते हैं। माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू भी कह सकते हैं। और इसकी हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। हर सेल डिवाइड कर सकती है, हर सेल ट्रांजिशन कर सकती है और जो है हैप्लॉइड स्पोर बना सकती है। इसीलिए सारी सेल को, जितनी भी सेल दिख रही हैं, सबको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। या आगे चलकर के वही पॉलन ग्रेन बनेंगे, इसीलिए इसको पॉलन ग्रेन मदर सेल भी कह सकते हैं। एनएमसी, पीएमसी, एनएमसी और पीएमसी। अच्छा, और इन्हीं सेल को मियोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मियोसिस करते हैं। तो इनके तीन नाम होंगे, एनएमसी भी, पीएमसी भी और मियोसाइट भी। याद रखिएगा, बाद में सवाल आएगा कि मियोसिस कौन करता है। ठीक है, जवाब देगा एनएमसी, फिर एक ऑप्शन होगा पीएमसी, एक ऑप्शन होगा मियोसाइट और अगला ऑप्शन होगा ऑल। तो जवाब क्या जाएगा? ऑल। ठीक है, एक ऑप्शन होगा, ठीक है, मियोसाइट, अगला ऑप्शन होगा एमजीएमसी, अगला ऑप्शन होगा बोथ, अगला ऑप्शन होगा नन। तो उसका जवाब क्या होगा? आप बता देना, नहीं पता नहीं। हाँ, लेकिन उसका जवाब होगा बोथ। वो अभी आप देखेंगे। अब क्या होगा? धीरे धीरे जब ये मियोसाइट मियोसिस करके माइक्रोस्कोप बनाएंगे, तो एक से बनेंगे चार, से चारों आपस में चिपके रहेंगे तो बनाएंगे टेट्राड। क्या बनेंगे? टेट्राड। जब टेट्राड बन जाएंगे और उसके बाद में जब एल्कर मैच्योर होने लगेगा तो वो टेट्राड अलग हो जाएंगे। जब टेट्राड अलग हो जाएंगे तो हर एक स्पोर के चारों तरफ, हर एक स्पोर के चारों तरफ ये जो कैल्शियम है, पहले तो क्या करेगा? एक एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसका नाम है कैलेज। क्या नाम है? कैलेज। एनसीईआरटी में किया, वो कैलेज एंजाइम इस स्पोर टेट्राड को अलग कर देगा, पहला काम।
जब ये अलग हो जाएंगे तो कैपिटल सेल एक सीक्रेट करेगा सब्सटेंस जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। क्या नाम है? अब वो स्पोरोपोलिन ने हर माइक्रोस्कोप के चारों तरफ छा जाएगा, कवर कर लेगा और कहीं कहीं नहीं कवर करेगा, कहीं कहीं नहीं कवर करेगा। तो जहां जहां कवर कर लेगा वो ढक जाएगा और कहीं थोड़ा 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 छूट जाएगा तो वो कोर बन जाएगा, छोटे छेद के जैसा, कोर के जैसा। तो उसी को हम बोलते हैं जल कोर और बाहर ये स्पोरोपोलिन की दीवार को बोलते हैं एंजाइम और अंदर वाली सेल वॉल को बोलते हैं एंजाइम। चलिए आगे देखें। अच्छा जब ये काम हो जाएगी ना तो ये सब आपका कैपिटल भी डीजेनरेट कर जाएगा, मिडिल लेयर भी डीजेनरेट कर जाएगा, सिर्फ एंडोथेलियम और एपिडर्मिस बचेगा। तो ये दीवार पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और जब आपका एंकर मैच्योर हो जाएगा, सूख जाएगा, कड़कड़ा के हट जाएगा, बड़ी आसानी से हट जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही बातें जो मैंने आपको बताई, वही सारी बातें एनसीईआरटी सही है, सारी वही बातें यहाँ पे लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हम देखते हैं। मैंने बता दिया लेकिन देखेंगे तो हम बोलेंगे द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम फॉरेन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल और जीनोसाइट थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए आगे जब एंकर डेवलप कर रहा होता है उसी दौरान फॉरेन सेल या इनका नियंत्रण जो स्पोरोजेनल टिश्यू है वो मियोसिस शुरू कर देगा और चार हाइड्रॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा जो अभी आपस में चिपके ही रहते हैं, उसे बोला जाता है स्पोरोटेट्राड। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में जैसे हमने बताया, ठीक है, ये स्पोरोटेट्राड, ठीक है, अब जब मैच्योर होने लगेगा एंकर उसी दौरान पैपिलम मोटाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करेगा और माइक्रोस्पोर में बेटी डिसोसिएट कर जाएगा, टेट्राड को डिसोसिएट कर जाएगा और अकेले माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ये माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और फिर वही माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलन में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेनियम several thousand of microspore और pollen grains are formed। बहुत हजारों बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुत ज्यादा। अभी हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर बहुत ज्यादा बनते हैं जबकि मेगास्पोर हम देखेंगे सिर्फ एक बनता है। सवाल है कि क्यों ज्यादा बनते हैं इधर, अगर कम करते एक बार मैंने आप लोगों को बताकर समझाया था कि क्यों मछली ज्यादा अंडे देती है, मेंढक ज्यादा अंडे देते हैं जिनको एक सडन फर्टिलाइजेशन करना होता है, या जो स्पर्म बहुत ज्यादा बनता है जबकि एक ही होती है। आपने आप लोगों को बताया था क्योंकि एक बॉडी के अंदर रहती है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहती है और इसको आपको बॉडी से बाहर निकलना होता है, इन्वायरमेंट में जाना होता है, वहां पे हार्श इन्वायरमेंट मिलेंगे, कुछ मर सकते हैं, कुछ पहुंच नहीं सकते हैं, इसीलिए ज्यादा बनाया जाता है। यही यार माइक्रोस्कोप के साथ भी है, इसको बॉडी में से बाहर निकलना है, ट्रैवल करके इधर उधर जाना है, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अगर दोनों रास्ते में मर सकते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा पैदा किया जाता है टू इंश्योर, ताकि ये तय करे कुछ न कुछ माइक्रोस्पोर अपनी मंजिल को जरूर पहुंच जाए। चलिए आगे देखिए, ये बता रहा है कि देखो एक थीटा के अंदर एक कैपिटल लेयर है, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल या जीनोसाइट है, ये करेंगे मियोसिस, दो न्यूक्लियस बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप का। फिर उसके बाद में चार न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर उनके चारों सेलुलराइजेशन हो जाएगा। अब चारों सेल आपस में सटी हुई रहेंगी, ये इसको टेट्राड हो जाएगा। फिर कैपिटल से पहले नाम का एंजाइम आएगा जो इन सबको अलग कर देगा, तो सारे इसको अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल भी डीजनरेट कर जाएगी, कैपिटल भी डीजनरेट हो जाएगी। याद देखो ये चार चार है इसको, लेकिन दिख रहे हैं तीन, ये चार इसको है लेकिन दिख रहे हैं तीन। अब आप पूछो कैसे सर? ठीक बिल्कुल वैसे ही, एक पीछे, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक के अंदर में, अशोक के स्तंभ में चार शेर है, लेकिन जब छपा हुआ प्रिंट में देखते हैं तो कितने दिखते हैं? ये तीन दिख रहे हैं, एक पीछे छुपा हुआ रहता है, ऐसे यहाँ पे एक पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये अब स्पोर बन गए और यही कैपिटल रिंग के चारों तरफ पे स्पोरोपोलिन सिक्रीट करेगी और फिर वो बना लेगी इनके सेल वॉल के चारों तरफ एक और वॉल, उस वॉल को बोलते हैं इंटाइन और इसके सेल वॉल को आपका बोलते हैं इंटाइन। सेल वॉल को क्या बोलेंगे? इंटाइन। कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन नहीं मौजूद होता है
उसी को हम बोलते हैं जर्म। क्या बोलते हैं? जर्म। चलो माइक्रोस्पोर बन गया, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई। अब उसके बाद में क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर करेगा माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। एक से बनाएगा दो सेल, ठीक है, और फिर दो से बनाएगा, एक सेल में डिवीजन होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो पहला डिवीजन में दो सेल बनेगी, एक कहलाएगी गैमेटी सेल, एक कहलाएगी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कोई डिवीजन नहीं करेगी, गैमेटी सेल एक और डिवीजन कर देगी, दो सेल और बन जाएंगी। तो अब बन जाएंगे ये दो जनरेटिव सेल या दो अभी सेल को बनेंगे स्पर्म सेल। क्या बनेंगे? स्पर्म सेल। और एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर हर सेल हैप्लॉइड है, हर सेल हैप्लॉइड है। तो हमने आपको बताया था प्लांट के अंदर वो सारी स्टेजेस जो हैप्लॉइड होती है उन्हें हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। तो ये भी हो जाएगा आपका गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट। इसीलिए इस पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है ना? क्यों? पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट में क्यों? क्योंकि यहीं पे डेवलप हो रहा है गैमेट, यहीं पे डेवलप हो रहा है गैमेट। ठीक है, चलिए हर चीज ज्यादातर प्लांट्स में लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज में एंकर से बाहर निकलता है, जबकि 40% में 3 सेल स्टेज में बाहर निकलता है। ठीक है, जब 2 सेल स्टेज में बाहर निकलेगा तो 3 सेल स्टेज तब बनेगी जब माइक्रोस्पोर फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है। और अगर ये पहले से बन गया तो फिर वहां पे फिर दोबारा ब्रेकिंग माइक्रोसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और इसको ये अंतर कर दिया है, ये देखिए आप लोग देखिएगा, कोई इसको आपका पॉलन ग्रेन ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो है कि यही जो पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब हम देखेंगे ये कैसे बनता है। चलिए मेरे ख्याल से इधर, हाँ ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो माइक्रोस्पोर के चारों तरफ स्पोरोपोलिन की दीवार बना होता है कैपिटल, तो उस दीवार को बाहर एक्साइन कहते हैं, अंदर के सेल वॉल को आप इंटाइन कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होगा और इंटाइन वही सेलुलोज का बना होगा, या कभी कभी इसमें प्रतीक भी होता है, क्रॉस प्रतीक के साथ बना होगा। ठीक है, अच्छा, जो हम बात करेंगे स्पोरोपोलिन की बात, स्पोरोपोलिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ऑर्गेनिक मटेरियल के ख्याल से। अच्छा, अभी क्या बताना है? अगर मान लो तुम अलग अलग पौधों से एंकर इकट्ठा करो, एंकर से पॉलन ग्रेन निकालो, फिर उनको स्लाइड में रख करके माइक्रोस्कोप में देखो और सारी तस्वीरों को इकट्ठा करो, तो आप देखेंगे कि अलग अलग स्पीशीज के पॉलन ग्रेन बिल्कुल ही अलग अलग नजर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, लेकिन ज्यादातर स्फेरिकल ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो आपका पॉलन ग्रेन के ऊपर एंजाइम होता है, एंजाइम स्पोरोपोलिन का बना है। स्पोरोपोलिन ऐसा है मटेरियल जिसके ऊपर ना हाई टेम्परेचर कोई असर करता है, ना लो टेम्परेचर असर करता है, ना कोई एसिड असर करता है, ना कोई बेस असर करता है, और ना ही कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी डाइजेशन करने वाले एंजाइम भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करते। ठीक है, यही वजह है कि अगर ये स्पोर जमीन में कहीं दब जाए, ठीक है, तो वो वहां पे हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से फॉसिलाइज हो जाते हैं और इस तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं। हो सकता है कि आप कभी आर्कियोलॉजिस्ट बने और कहीं एक्सप्लोरेशन करें, तो आपको कोई जो भी टूल मिल जाए, टूल का एंकर भी मिल जाए, आप उसके पॉलन ग्रेन के एनालिसिस करें, अब रहेगा। ठीक है, तो आप उसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये एंकर तो 20,000 साल पुराना है। कितना है? 20,000 साल पुराना। हो सकता है ये हाइपोथेटिकल सवाल था। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये एंजाइम को हार्ड क्यों होना चाहिए? भाई एंजाइम को हार्ड इसीलिए होना चाहिए ताकि ये स्पोर है, इसको बाहर एनवायरनमेंट में लेना है, उसको एनवायरमेंटल हार्शनेस को रेजिस्ट करना है, इसलिए इसका हार्ड होना जरूरी है।
ठीक है ना। अच्छा फिर अगला सवाल मुझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जल कोर। भाई ये तो कहीं कहीं एग्जाम छूट जाता है और जब कोर बनता है उसका क्या जरूरत है भाई, ताकि वहां से आपका पॉलन ग्रेन जनरेट करते हुए पॉलन ट्यूब बना के निकल सके। ठीक है, तो दैट कोर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टू इमर्ज आउट, उसको बाहर निकलने के लिए। कब? जब आपका पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर गिरता है और जर्मिनेट करता है। चलो नेक्स्ट। अच्छा आपका इनर वॉल में इंटाइन और इंटाइन कुछ और नहीं है बल्कि वो आपके सेलुलोज वाली सेल वॉल भी होती है। और फिर उसके अंदर जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब बैचलर माइक्रोस्कोप का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, अंदर से देखेंगे तो टू सेल स्टेज है। कौन सी? टू सेल स्टेज है। ये आपकी जनरेटिव सेल है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल, जिसे ट्यूब से कहा जा रहा है। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है और इसका न्यूक्लियस है, और इसी के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल जुड़ी हुई रहती है। अब इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन के चारों तरफ एक और लेयर है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इंटाइन नहीं मौजूद होती है, तो इसी को हम बोलते हैं जर्म कोर। क्या कहते हैं? जर्म कोर, या दूसरी जबान में कुछ लोग इसको अपर्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर। अपर्चर माने ओपनिंग, अपर्चर माने चलिए ठीक है। नेक्स्ट ये बता दें कि इसको क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसके एंजाइम काम करता है, एंजाइम में आपका गर्मी होता है, ये सब बंद कर दें। अच्छा तो खत्म हो गया बस। ये भी माइक्रोस्कोप दूसरा है, उसका डिजाइन है, बस इसमें इन्होंने थोड़ा और डिटेल दे दिया है कि जो स्पोरोफोरेसिस में भी कई सारे लेयर होती हैं, कई सारे जोन होते हैं, उनके अलग अलग नाम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ये बातें आगे मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट ठीक, अब ये बता रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, ठीक है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ इंटाइन होगा, इंटाइन के चारों तरफ क्या होगा? एंजाइम। इसका जो है साइटोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर खूब पैकेटम अब पूरा सिस्टम, उसके अंदर खूब न्यूक्लियस ठूस के भर देगा, न्यूक्लियस ठूस के भर देगा। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं बॉडी से बाहर कितने साल रहेगा, कितने महीने रहेगा। अब उसको बेचारे को ना फोटोसिंथेसिस करनी आती है, ना ग्लूकोज बनाने आता है, तो सर्वाइव कैसे करेगा? इसलिए उसके अंदर खूब न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट भर के रखें। ठीक है, और यही वजह है कि अगर आप पॉलन ग्रेन को खाएं, ठीक है, और किसी वजह से पॉलन ग्रेन के स्पोरोफोलिन को क्रश कर दें, तोड़ दें, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर ले, तो हमें ढेर सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, ढेर सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यही वजह है कि ये पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? शहद में, और इन्हीं की वजह से शहद की न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोले कि देखो भाई ये तो माइक्रोस्पोर है, पहले इसके अंदर वैक्यूल डेवलप होगा, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा और ये न्यूक्लियस के किनारे भेजेगा। फिर उसके बाद में इसमें एक सिमेट्रिक डिवीजन होगा, एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। छोटी सेल और बड़ी। छोटी सेल होती है वो होती जनरेटिव सेल, यानी जो जनरेट करेगी गैमीट। क्या जनरेट करेगी? गैमीट, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया जनरेटिव सेल। और ये बनाएगी पॉलन ट्यूब, क्या बनाएगी? पॉलन ट्यूब, इसीलिए इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, यानी जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होगा, इसलिए इसको वेजिटेटिव सेल भी कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही हमारे पास बता दी सारी चीजें, आगे ठीक है, फिर वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पॉलन ग्रेन का हमारे ह्यूमन हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि ज्यादातर जो पॉलन ग्रेन होते हैं अलर्जन की तरह से काम करते हैं और हमारे हेल्थ में एलर्जी कॉज करते हैं। सारे प्लांट में नहीं, बल्कि कुछ प्लांट्स में।
ठीक है, जिसकी वजह से हमें आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है या अस्थमा हो सकता है। हालांकि इसको एस्मा बोलते हैं, लिखा है अस्थमा, सारी दुनिया में लगभग ज्यादा लोग बोलते हैं अस्थमा इंडिया में, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एस्मा। क्या नाम है? एस्मा। चलिए, अब हमारे इंडिया में एक एलियन स्पीशीज है पौधे की जिसे हम बोलते हैं पैरेंट्रास या पार्थिनियम, इसका बायोलॉजिकल नाम है। ये गाजर की तरह होती है उसकी पत्ती, और ये मतलब ऐसे वीड है, हर प्रकार देखा नहीं आप लोग, अपने आप हो जाता है। ठीक है, उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं हाईली एलर्जिक होते हैं, और उनकी वजह से अक्सर ये लोगों को ब्रोंकाइटिस और एस्मा होता है। अच्छा, इसकी पत्तियां और इसका पॉलन ग्रेन अगर स्किन पे भी लग जाए तो स्किन पे भी चिकनाहट होने लगती है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने बताया कि पॉलन ग्रेन दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दैट्स व्हाई बहुत सारे मिल्कों में अभी फैशन हो गया कि भाई पॉलन ग्रेन की पिल्स बनती हैं, उनके पाउडर बनते हैं, उनके जैम बनते हैं, उसके अंदर भी पॉलन ग्रेन को मिला देते हैं ताकि लोग देखें यहाँ पे गोलियां बनी हुई पॉलन ग्रेन की। इसको लोग हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और हम नहीं जानते थे कि ऐसा क्या होता है, क्यों शहद इतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, और आयुर्वेदा और यूनानी दवाइयाँ लेकिन शहद को बहुत प्रमोट करती हैं। उसके पीछे का कारण बस यही था, उसमें मधुमक्खी जब शहद बनाती है तो जब फूलों का रस लेके आती है तो ढेर सारा पॉलन ग्रेन मिलेगा और उसके शहद में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब अगली चीज है पॉलन ग्रेन की वाइब्रेटी। जब पॉलन ग्रेन एंटर के फट करके निकल गया तो निकलने के बाद बाहर एनवायरनमेंट में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, तो ज्यादातर पॉलन ग्रेन लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। किसकी वजह से? स्पोरोपोलिन की वजह से, नंबर एक। दूसरा, उसके अंदर ढेर सारा जो न्यूट्रिशन मतलब जो स्टोर करके रखा गया है उसकी वजह से। लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम दिनों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जैसे देखेंगे कि कुछ जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनके लिए पॉलन ग्रेन बहुत कम देर तक वायबल होते हैं, अंदर से नीचे 30 मिनट 40 मिनट के अंदर अगर वो अपने स्टिग्मा तक पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है, जबकि कुछ के महीनों भर, सालों भर और कई सालों तक हो सकती है। चलिए आगे। अच्छा, अब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हम एंथर को प्रिजर्व करें। एंथर को बहुत वेरी वेरी मतलब लो टेंपरेचर पे रख करके प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत सारे लोग सीड को भी प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि अगर मान लो दुनिया में कभी न्यूक्लियर वार छिड़ जाए, कितनी भयानक हो जाए कि सारा कुछ तहस नहस खत्म हो जाए, इंसान भी, जानवर भी और पेड़ पौधे सब जल के खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने, कुछ अमीर मुल्क के लोगों ने अपने मुल्क में पहाड़ों में बहुत अंदर गड्ढे खोद करके बंकर, बहुत डीप बंकर बनाए और उसके अंदर भी लोगों ने शहर बना रखा है। उसके अंदर इन सब चीजों को जाके प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हाँ, बहुत लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है और साथ ही कई किलोमीटर अंदर पहाड़ के अंदर बनाया हुआ है ताकि जब न्यूक्लियर बम फटे तो उनका जो रेडिएशन निकलेगा, उसकी जो हीट निकलेगी वो उनके बंकर तक पहुंचने ना पाए। और कई सालों तक न्यूक्लियर बम फटने के बाद, कई सालों के बाद जब उसका रेडिएशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, अब बाहर उतना खतरा नहीं रहा, अब बाहर आप आ सकते हैं, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी न्यूक्लियर रेडिएशन से, तो लोग बाहर निकलेंगे उन बीज को लेकर के, फिर उसके बाद उसको प्लांट करेंगे, फिर उसके बाद फिर वहां से वेजिटेशन शुरू करेंगे और फिर दुनिया फिर से रहने लायक हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो उसकी तैयारी लोगों ने कर रखी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है किसी का, हाँ जी, बहुत सारे। ठीक है, इसी तरह से सीमेन और स्पर्म सेल को भी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर प्रिजर्व किया जाता है। चलिए अगला जो हमारा फ्लोरल ऑर्गन है वो डायनोशियम है, जो चौथा है, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए हम डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही है। आप जाकर एनसीईआरटी में रिवाइज करिए और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन करिए और एफपीजी में इस सेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करें। हम भी आपको डीपली और पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन का, आप भी चलिए, थैंक यू।